जय हिंद। वेलकम टू भारत हक यूट्यूब चैनल। भारत हक यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। और मैं हूं कुर्रतुल हक और आपके लिए लेकर आया हूं इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के तमाम मैचेस के हवाले से, टीमों के हवाले से बात करने के लिए ये पॉडकास्ट का सिलसिला। हमारे यूट्यूब चैनल भारत हक के प्लेलिस्ट के स्पोर्ट्स सेक्शन में इसकी तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीसी मेंस 2023 वर्ल्ड कप की शुरुआत की। जी हाँ, इस वर्ल्ड कप की शुरुआत का सबसे पहला ऑफिशियल मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड हुआ। इससे पहले कुछ वार्म अप मैचेस थे, उससे पहले का प्रोसेस होता है टीमों को जो कंट्रीज़ हैं, जो मुल्क हैं, उन्हें अपने अपने मुल्क की स्क्वाड्स को अनाउंस करने का एक वक्त होता है, एक पैटर्न, एक तरीका होता है। उसके बाद टीमों का ऐलान हो जाता है। फिर जहां भी ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है, इस बार ये इंडिया में हो रहा है, फिर वहां टीमों का जाने का सिलसिला और वेन्यूज़ और कैलेंडर्स, वो तमाम प्रिपरेशंस वगैरह टाइमली मुकम्मल कर ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सबसे पहले मैच की, यानी फर्स्ट मैच की, पहले मुकाबले की। और इसके बाद के साथ ही मैं आपको बता दूं, ये पॉडकास्ट इंग्लिश, उर्दू और हिंदी तीनों ज़बानों में आप तक पहुंचेगी। तो आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, इस वीडियो को एंजॉय करिए, क्रिकेट को एंजॉय करिए और हमारे यूट्यूब चैनल भारत हक को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले मुकाबले की बात करते हैं, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। फर्स्ट मैच आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो कि हुआ था थर्सडे को, यानी जुमेरात के दिन, अक्टूबर 5, 2023 को। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी नहीं बल्कि बॉलिंग करने का फैसला किया था। इस मैच की शुरुआत अगर हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक देखें तो 2 बजे दोपहर में हुई। वहीं इसका वेन्यू जो था, जो इसका मैदान था, वो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद स्टेट, गुजरात। इस मैच के एम्पायर्स के बारे में बात करें तो कुमार धर्मसेना और नितिन मेनन इस पहले मैच के वर्ल्ड कप के ओपनर मैच के एम्पायर रहे। वहीं थर्ड एम्पायर पॉल विल्सन थे। मैच रेफरी रहे जवागल श्रीनाथ। इसके अलावा दो अहम चीज़ें ये भी होती हैं कि जो भी दो टीमें खेल रही होती हैं, उनके स्क्वाड्स क्या है, उनकी बेंच स्ट्रेंथ्स क्या है, उनके साथ चलने वाला स्टाफ क्या है। इन तमाम के बारे में भी मैं आपको कुछ सेकंड में इंफॉर्मेशन देते हुए पॉडकास्ट को आगे बढ़ाता हूं। तो सबसे पहले हम अगर इंग्लैंड स्क्वाड की बात करें तो इंग्लैंड के स्क्वाड में जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर जो कि कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, मार्क वुड। ये था प्लेइंग 11 इंग्लैंड का। अब इंग्लैंड के ये बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो बेंच स्ट्रेंथ में बेन स्टोक्स जो कि अब फिट होने जा रहे हैं पहले मुकाबले के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की टीम में अवेलेबल नहीं थे। दूसरे जो बेंच स्ट्रेंथ है उसमें एक हो गए वेन स्टोक्स, दूसरे हो गए गस एटकिंस, रीस टॉपली और डेविड विली। ये 4 प्लेयर्स बेंच स्ट्रेंथ में थे। 11 खेल रहे हैं, 15 की वर्ल्ड कप स्क्वाड होता है। उसके अलावा 3 प्लेयर्स साथ में ट्रैवल भी करते हैं क्योंकि कभी इमरजेंसी होती है तो उन प्लेयर्स में से रिप्लेस किया जा सके, या अगर किसी टीम के प्लेयर साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो इमरजेंसी के वक्त उनकी कंट्री से जो भी देश इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट कर रहा है, या जो भी दुनिया का वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, वहाँ इमरजेंसी की सिचुएशन में, इमरजेंसी के हालात में पहुँचा देते हैं। अब हम थोड़ा सा सपोर्ट स्टाफ के बारे में बता देते हैं। सपोर्ट स्टाफ में मेन जो नाम है वो रिचर्ड डॉसन, डेविड सेकर, कार्ल हॉपकिंसन। वहीं अगर न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 की बात करें, बेंच स्ट्रेंथ्स की बात करें और सपोर्ट स्टाफ की, तो ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में जो प्लेइंग 11 थी, वहाँ डेविड कॉनवे, विल यंग, रचिन रविंद्र, डैरिल मिचेल, टॉम लैथम जो कि कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर भी हैं, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैंपमैन, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर, मैट हेनरी और ट्रेंट बोल्ट। ये प्लेइंग 11 थी। अब बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो लॉकी फर्ग्यूसन जो कि लास्ट मोमेंट पे पहले मैच को नहीं खेल सके, कुछ निकल के कारण, कुछ चोट के कारण, इशोदी और टिम साउदी। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम के स्टाफ में
जो सपोर्ट स्टाफ है गैरी स्टेट, लुई क्रॉन्ची, शेन जर्गिसन। इसके अलावा अगर हम बात करें स्क्वाड की ही, तो स्क्वाड में एक तो हमारा प्लेइंग 11 मेन हो गया दोनों टीमों का, दूसरा बेंच स्ट्रेंथ जो बेंच पे खिलाड़ी बैठे हैं वो हो गए, और तीसरा जो हमने स्टाफ की बात करी, जो सपोर्ट स्टाफ की बात करी। तो इसमें अगर हम इन दोनों ही टीमों को सपोर्ट स्टाफ के बारे में बात करें तो मैंने दोनों ही टीमों के सपोर्ट स्टाफ को आपको बता दिया है। अब हम इस मैच के कुछ अहम पहलुओं पर जाते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस मैच के स्कोर कार्ड की, क्योंकि इस पहले मैच का यानी वर्ल्ड कप 2023 के ओपनर मैच में जो स्कोर कार्ड रहा उसके बारे में आपसे बात करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से इंग्लैंड को न्यूजीलैंड ने हराया, क्या वो फैक्टर्स थे जो अहम रोल अदा कर रहे हैं इस पहले मैच की हार और जीत में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले की थी बॉलिंग। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का चूज़ करी और बैटिंग करने के लिए आई इंग्लैंड की टीम। तो इंग्लैंड एज यूजुअल अपने ओपनर्स बेस्टो और मलान के साथ मैदान पर आई, लेकिन जॉनी बेस्टो भी 50 रन या 50 नहीं कर सके, और ना ही वो अच्छे स्ट्राइक रेट से जो नॉर्मली खेलते हैं उस तरीके से अपना पहला गेम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में खेल सके। तो बेस्टो ने बनाए 35 बॉल पे 33 रन, 94.29 यानी 94.29 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं उनके साथ के ओपनर डेविड मलान वो सिर्फ और सिर्फ 14 रन ही बना सके। उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया, स्ट्राइक रेट रहा 58.33 यानी 58.33। साथ ही जब जो रूट जिन्हें शामिल किया गया है ताकि इंग्लैंड की टीम में एक स्टेबिलिटी हो, एक इस्तेहकाम हो, क्योंकि जो रूट एक ऐसे प्लेयर माने जाते हैं जो रन बनाने के साथ साथ विकेट को भी रोकने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन जो रूट ने 50 तो बनाई, लेकिन अपनी उस 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सके, और जो रूट ने बनाए 77 रन 86 बॉल का उन्होंने सामना किया, उनका भी स्ट्राइक रेट 100 तक नहीं पहुंच सका, और 89.53 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 70 रन बनाए। वहीं अब इसके अगली बात करते हैं हैरी ब्रूक 16 बॉल खेली, 25 रन बनाए 156 के स्ट्राइक रेट से। अगर मोइन अली की बात करें तो मोइन अली भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर सके, 17 बॉलों पर 11 रन बनाए। जॉस बटलर विकेट कीपर एंड कैप्टन, जो कि खुद छठे नंबर पे आए और छठे नंबर पर बैटिंग करते हुए उन्होंने 42 गेंद में 43 रन बनाए 102 के स्ट्राइक रेट से। अब लियाम लिविंगस्टन आए और उन्होंने 22 बॉल पे 20 रन बनाए। वहीं सैम करन की बात करें तो 19 बॉल पे 14 रन, क्रिस वोक्स 12 बॉल पे 11 रन, आदिल राशिद 15 रन बनाए हैं 13 बॉल पे। मार्क वुड इन्होंने 14 बॉल का सामना करा और 13 रन बनाए। कुल मिला के इंग्लैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 282 रन बनाए। अब न्यूजीलैंड के सामने था हदफ 283 रन का या टारगेट 283 रन का। अब हम बता देते हैं 283 रन के टारगेट को न्यूजीलैंड ने किस तरह से अचीव किया है। तो 283 रन की टारगेट के लिए बैटिंग करने होती न्यूजीलैंड ने ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ 36.2 ओवर्स यानी 36.2 ओवर्स में सिर्फ एक विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। डेवेन कॉनवे जो कि बैटिंग करने आया उनके ओपनर बल्लेबाज, वहीं विल यंग ने एक भी रन नहीं बनाया, वो 0 रन बनाया। उन्होंने एक गेंद का सामना करा और 0 रन बनाया, वो सैम करन के शिकार हुए। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड को कोई भी विकेट नहीं मिल सका। डेविड कॉनवे के साथ रचिन रविंद्र ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली। डेविड कॉनवे ने 121 गेंद का सामना करते हुए 152 रन बनाए। वहीं रचिन रविंद्र ने 96 गेंदों पे नॉट आउट रहते हुए 123 रन बनाए। डेविड कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों ही नॉट आउट रहे थे इस मैच में। डेविड कॉनवे ने 125.62 यानी 125 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 121 गेंद पे 152 रन बनाए। वहीं रचिन रविंद्र ने 128 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से 96 बॉलों पर 123 रन बनाए। इस तरह से उन्होंने ये मैच न्यूजीलैंड ने ये मैच पूरे 9 विकेट से 36.2 ओवर में हासिल कर लिया, जिसकी वजह से जो न्यूजीलैंड का रन रेट है
जो कि मैचेस का रन रेट बनता है पॉइंट्स के बाद। अगर पॉइंट्स बराबर होते हैं टीमों के तो फिर रन रेट पे फैसला होता है। तो उस रन रेट में न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी आगे निकल चुकी है, लगभग 2 से ऊपर उनका जो है रन रेट वो पहुंच चुका है। अब थोड़ी सी बॉलिंग पे नज़र डाल लेते हैं। पहले बॉलिंग करी थी न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 282 रन 9 विकेट पे बने। और इस बॉलिंग लाइनअप में अगर बात करें मेन, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, सैंटरन, नीशम, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स, कुल मिला के इन 6 बॉलर्स ने न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग करी थी। कैप्टन ने इन 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था और रेगुलर रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि जब कैप्टन जब इस बॉलिंग लाइनअप को रोटेट करते रहते तो इससे इंग्लैंड को इस मैच में, इस स्पेसिफिक इस मैच में कोई भी बड़ी पार्टनरशिप करने में आसानी नहीं रही और मुश्किलात का सामना रहा, जिससे उनकी पार्टनरशिप नहीं बन सकी और इंग्लैंड 282 रन पर ही 9 विकेट 50 ओवर में बना सके। हालांकि इंग्लैंड जब शुरू हुआ था मैच तो ये माना जा रहा था कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो हर मैच में 200 नहीं, 250 नहीं, 300 नहीं, बल्कि 300 प्लस स्कोर करेगी। लेकिन इस मैच में काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग करी थी मैट हेनरी ने। हालांकि ट्रेंट बोल्ट जो है अपने उस रंग में नज़र नहीं आए जिस रंग में वो हमेशा होते हैं। अमूमन क्या होता है कि ट्रेंट बोल्ट ज़्यादातर शुरुआती ओवर्स में ही पावर प्ले में ही विकेट निकाल देते हैं, लेकिन ट्रेंट बोल्ट को भी विकेट निकालने में थोड़ा सा वक्त लगा और उनके साथ ही वो उस रंग में नज़र नहीं आया जिस रंग में वो हमेशा बॉलिंग करते हैं। लेकिन फिर भी ट्रेंट बोल्ट ने काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करी है और उन्होंने सिर्फ 10 ओवर में 48 रन दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। वहीं मैट हेनरी की बात करें, मैट हेनरी भी 10 ओवर में 48 रन दिए लेकिन 3 विकेट हासिल किए। सैंडर की बात करें, सैंडर ने 10 ओवर में 37 रन दिए, 2 विकेट हासिल करे। नीशम 7 ओवर में 56 रन, रचिन रविंद्र 10 ओवर में 76 रन और 1 विकेट, ग्लेन फिलिप्स 3 ओवर 17 रन और 2 विकेट। यानी कि सबसे बेहतरीन बॉलिंग करी थी न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने, जिन्होंने सिर्फ 48 रन देके 3 विकेट हासिल किए थे। तो ये थी बॉलिंग जो कि हुई थी न्यूजीलैंड की तरफ से पहली इनिंग्स में। अब हम दूसरी इनिंग्स की बात करते हैं तो दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड ने भी अपने 6 बॉलर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें क्रिस वोक्स उनके मेन बॉलर्स हैं, सैम करन ऑलराउंडर, मार्क वुड, मोइन अली, आदिल राशिद, लियाम लिविंगस्टन। तो ये तमाम 6 बॉलर्स जिनका इस्तेमाल इंग्लैंड ने किया था और इंग्लैंड 36.2 ओवर्स में अपना ये मैच हार गई थी। तो ये इस तरह का रहा, कोई खास बॉलिंग नहीं कर पाया। बल्कि अगर मार्क वुड की बात करें तो मार्क वुड एक बहुत ही अहम बॉलर माने जाते हैं इंग्लैंड की साइड में। उन्होंने 5 ओवर करे और 55 रन दिए, 11 की इकोनॉमी से उन्होंने रन खर्च करे थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉनवे और रचिन के सामने। तो इस तरह से न्यूजीलैंड ने अपने पहले मुकाबले में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछले वर्ल्ड कप की फातह या विजेता टीम इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। ये था स्कोर कार्ड। इसके अलावा कुछ अहम पॉइंट्स पे हम बता देते हैं, उन पे जिक्र करते हैं, उन पे बात करते हैं और फिर इस पॉडकास्ट को यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि कुछ जो अहम फैक्टर्स थे और इन अहम फैक्टर्स के अलावा कुछ रिकॉर्ड भी बने हैं इस रन चेस में जो कि न्यूजीलैंड ने करा है। एक अहम रिकॉर्ड ये बना है कि हाईएस्ट पार्टनरशिप इन वर्ल्ड कप्स, जब जब वर्ल्ड कप्स हुए हैं उन तमाम में जो हाईएस्ट 5 या 6 पार्टनरशिप्स हैं, टॉप 5 पार्टनरशिप्स हैं, उसमें चौथे नंबर की पार्टनरशिप 273 रन की पार्टनरशिप डेवॉन कॉनवे एंड रचिन रविंद्र के बीच हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में। एक रिकॉर्ड ये बना। दूसरे रिकॉर्ड की बात करूं तो खुद न्यूजीलैंड के लिए रिकॉर्ड बना है। डेवॉन कॉनवे न्यूजीलैंड के लिए सबसे तेज़ 22 इनिंग्स में 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं तीसरा एक और रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं, यंगेस्ट टू स्कोर 100 रन्स ऑन वर्ल्ड कप डिब्यूट। वर्ल्ड कप के पहले मैच में सबसे यंग प्लेयर जिन्होंने 100 रन बनाए हैं उस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं रचिन रविंद्र, जिन्होंने 23 साल 221 दिन में ये मुकाम हासिल किया है। वहीं विराट कोहली ने 22 साल 106 दिन की उम्र में बांग्लादेश के खिलाफ 2011 के वर्ल्ड कप डिब्यूट में 100 रन बनाए थे। ये दूसरा रिकॉर्ड। वहीं
एक और तीसरा रिकॉर्ड बना है ओल्डेस्ट टू स्कोर 100 ऑन वर्ल्ड कप डेब्यूट, यानी ये तो पहला हो गया कि वो नौजवान खिलाड़ी, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप के डेब्यू में 100 रन बनाए, वो हो गया सचिन रविंद्र। इस मैच में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। और डेवॉन कॉनवे उन प्लेयर्स की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं जो सबसे ओल्डेस्ट हैं और वर्ल्ड कप डेब्यू में इन्होंने जिन्होंने सेंचुरी लगाई है। तो डेवॉन कॉनवे ने 32 साल 89 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप डेब्यू में सेंचुरी लगाई है। तो ये थे कुछ रिकॉर्ड्स इंटरेस्टिंग से। अब आइए आपको बढ़ लेके चलते हैं आगे कुछ फैक्टर्स पर, जिन फैक्टर्स की वजह से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को काफ़ी अच्छे से हराया है वर्ल्ड कप ओपनिंग के मैच में। टॉम लैथम जो कि न्यूजीलैंड के कैप्टन हैं, विकेट कीपर हैं। जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड के कैप्टन हैं, विकेट कीपर हैं। सचिन रविंद्र जो कि पहले मैच के मैन ऑफ द मैच हैं। इन तीनों का ही अहम रोल इसमें जाहिर सी बात ही रहा है। टॉम लैथम ने टाइम टू टाइम इंग्लैंड की पार्टनरशिप्स को ब्रेक डाउन करने के लिए अपने बॉलर्स को, चाहे वो सचिन रविंद्र हो, चाहे वो ग्लेन फिलिप्स हो, चाहे वो मैट हेनरी हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, इन तमाम को रोटेट किया और लगातार विकेट्स हासिल किए। एक बात ये होगी। दूसरी अहम बात ये है कि भले ही इस न्यूजीलैंड की टीम में केन विलियमसन या टिम साउदी अवेलेबल नहीं हो इंजरीज के कारण, लेकिन फिर भी इस न्यूजीलैंड की टीम ने जो एकजुटता और एक तरह से मुत्तहदी का मुजाहरा किया, वो वाकई काबिले सताइश है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। दूसरा एक और इसमें अहम है क्या कि लॉकी फर्ग्यूसन को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैच से अलग होना पड़ा, कुछ निगल्स के कारण, कुछ चोट के कारण, कुछ वजूहात की वजह से। तो सचिन रविंद्र को मौका मिला और इस ऑलराउंडर ने पहले ही मैच में 10 ओवर में 76 रन देकर एक विकेट हासिल किया, साथ ही बेहतरीन एक सेंचुरी मारी, जो कि अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी बहुत कारगर साबित हुई है। इसमें एक और अहम पॉइंट ये है कि जैसे टॉम लैथम ने जैसे ही टॉस जीता तो बजाय बैटिंग जाने के उन्होंने बॉलिंग अख्तियार की, जो कि उनके फेवर में ये चीज़ गई थी। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें तो मैट हेनरी ने जो बॉलिंग का मुजाहरा किया वो बहुत ही शानदार लाइनो लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग करी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुई थी न्यूजीलैंड की फतह में। सैंटन ने भी बेस्टो को आउट किया था। और इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से जो प्लेयर्स थे वो जो बेसबॉल करके जो टर्म यूज़ करते हैं इंग्लैंड के साइड, हालांकि इंग्लैंड की साइड एक बहुत ही मजबूत साइड है, भले ही वो ये पहला मैच न्यूजीलैंड से हार गई हो, लेकिन उसे फेवरेट से अलग नहीं किया जा सकता। वो अभी वर्ल्ड कप जीतने का दम और मादा रखती है। लेकिन इस मैच में इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उनका शॉट सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, काफ़ी ज़्यादा एवरेज भी नहीं था। जिस तरीके से वो बैटिंग अपनी शुरुआत से ही करते हैं, तमाम वो एक हाई स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करते हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने उस तरह से कुछ बैटिंग नहीं दिखाई। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा, एक वजह रही कि इंग्लैंड इस मैच में उस तरह से पकड़ नहीं बना सकी जिस तरह से वो जानी जाती है। वहीं दूसरी बात यह है कि वॉक्स के पहले ही ओवर से रन लुटना शुरू हो गए थे, और जब रन लगना शुरू हो जाते हैं तो बॉलर पे प्रेशर आता है और बल्लेबाज खुलकर खेलने की शुरुआत करता है, और वही किया न्यूजीलैंड की टीम ने। उन्होंने बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी करी, और शानदार बल्लेबाजी के साथ ही उन्होंने दिखाया कि भाई हम यहाँ भी क्रिकेट खेलने आए हैं, और पिछली बार हम रनर अप रहे, लेकिन इस बार हम एकदम क्लिनिकल परफॉर्मेंस दे रहे हैं और एकदम स्टेटमेंट के साथ ये मैच जीत हासिल कर रहे हैं। हालांकि सैम करन ने इंग्लैंड की तरफ से अच्छी बॉलिंग करी, उन्होंने मेडन ओवर्स भी करे, लेकिन वो इम्पैक्ट जो एक टीम एफर्ट्स का था वो शायद कहीं मिस आउट हो गया। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो कभी भी वापसी कर सकती है। अब ये तमाम चीज़ें जो काफ़ी अहम थी, ये तमाम फैक्टर्स रहे हैं इंग्लैंड की जीत के, और इस पहले पॉडकास्ट में मैंने आपको पूरी तमाम चीज़ें बताई हैं कि इंग्लैंड की जीत के फैक्टर्स क्या हैं। साथ ही आपने मैच देखा है और आप भी इन तमाम चीज़ों के बारे में जानते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं। तो भारत हक यूट्यूब चैनल पर मैं इस वर्ल्ड कप कोशिश करूँगा कि आपके लिए ऐसे ही पॉडकास्ट ये लेकर आता रहूँ, ताकि स्पोर्ट्स की इस पॉडकास्ट आप तक पहुँचती रहे और वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस के हवाले से हम बात कर सकें। कुछ अगर आपको भी शेयर करना है तो आप वो भी शेयर करिए।
और हमें जो चीज़ें आपके साथ कन्वे करनी है वो कन्वे करनी होंगी। साथ ही वो तमाम अपडेट्स हम बीच बीच में लाने की कोशिश करते रहेंगे जो इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हैं। साथ ही अब और तमाम टीम्स को हम कहते हैं ऑल द बेस्ट। और आप भी हमारे यूट्यूब चैनल भारत हक को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।